Everybody and welcome back to SK Monikers and we're back again with another topic in work energy and power and आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सिंस हमारे चैप्टर का नाम ही है वर्क एनर्जी एंड पावर एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू व्हाट इज वर्क एंड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि द मेन थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर व्हिच विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर स्टडी ऑफ फिजिक्स कि कैसे आप वर्क एंड एनर्जी में रिलेशन निकाल सकते हो। So we'll mainly be discussing about that and through this only हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन भी करेंगे, यानी कि एक सिंगल वीडियो में we'll come to know what is kinetic energy and इसके साथ साथ हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे। So that is what we are actually going to do। तो यहाँ पे मैं बेसिकली पहले स्टार्ट करता हूँ वीडियो and which will learn about both वर्क एनर्जी थ्योरम and kinetic energy alongside। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि आप मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आप मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो। द थिंग इज कि जब आप वर्क करोगे ऑब्वियसली इसका मतलब है आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। देन इफ यू एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे वेक्टर एफ हो गया, यहाँ पे एक वेक्टर एस हो गया। हमने क्या पढ़ा था कि एज लॉन्ग एज ये कांस्टेंट फोर्स है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस विल बी द वर्क डन बाय यू ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मान लो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मान लो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है इसका मतलब क्या, जो टोटल वर्क होगी ऑन दिस ऑब्जेक्ट वो क्या होगी, दैट विल बी द ओनली द वर्क दैट विल बी डन बाय यू। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आप फोर्स लगा रहे, वर्टिकल में एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का लग रहा है, एक इसका वेट लग रहा है एंड दोनों फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं, मतलब देयर विल बी वर्क ड्यू टू ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो कि सिर्फ आपका फोर्स है। सो वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट फॉर नाउ। तो ये तो हो गया हमारा वर्क वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होगा एज लॉन्ग एज कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगी एंड वो हम लोग मानेंगे। अगेन डायरेक्शन सेम लिया है तो ये तो सिंपली रिड्यूस हो गया एफ एस, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंस फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट हो या फिर नहीं भी हो, यू नो कि इसे हम लोग हमेशा मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अगेन मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, ये कब कब वैलिड होता है, जब तक मास कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मास कांस्टेंट ले रहे हैं, इस बॉडी की मास है m, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, रिमेंबर वर्क डन इज द फोर्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट, एटलीस्ट हियर फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे क्योंकि cos थीटा 1 ही लिए, तो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस। मतलब अगर एक ऐसी फोर्स है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट करी है एंड आपने क्या किया एंड समहाउ ये ऑब्जेक्ट कहीं जाते हैं वापस आ जाते हैं व्हाइल फोर्स कांस्टेंट है, अभी तो कांस्टेंट ही लेंगे, तो वर्क डन क्या है, 0 है। सो देयर मस्ट बी सम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख सकते हो जब फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन लग सकते। तो आप यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज कर लो, आप यूज कर लो कि जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस twice of the acceleration times the displacement is actually a vector equation। इसे यहाँ पे x के along हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में लिखा है। इससे आपको क्या मिलता है कि the displacement is final velocity squared minus initial velocity squared over twice of the acceleration। मैं इस टर्म को यहाँ पे रखता हूँ एंड इस टर्म को यहाँ पे रखता हूँ, मतलब आपको क्या मिलेगा कि जो f टाइम्स s है that is the work done। ये तो क्या हो गया, दिस इज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब अगेन ये तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो गया, टाइम्स में क्या हो गया, वी एफ का स्क्वायर माइनस में वी आई का स्क्वायर ओवर 2a। एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाती है एंड वंस दैट हैपेंस आपको क्या मिलेगा, दिस इज m वी एफ का स्क्वायर ओवर 2 माइनस m वी आई का स्क्वायर ओवर 2। वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, ये हम लोग वर्क डन बोलते हैं। बट अब आप क्या देख सकते हो कि अगर मैं वर्क डन ऐसा लिख सकता हूँ, लेट्स टेक इट समथिंग लाइक हाफ एम, और यहाँ पे मैंने m ले लिया, वी एफ का स्क्वायर, ये वी एफ का स्क्वायर हो गया एंड माइनस
हाफ एम वी आई का स्क्वायर, हम लोगों ने ऐसा लिख लिया। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस एक्सप्रेशन कि सिंस हम लोग वर्क डन कैसा करें, ऐसे कंप्यूट कर रहे हैं जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास एक इनिशियल वेलोसिटी वी आई ऑलरेडी थी, इस ऑब्जेक्ट के पास एक इनिशियल स्पीड वी आई ऑलरेडी थी। जब ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेसमेंट अंडरगो किया एंड हम लोगों ने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जब ये इतना डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करता है, एंड इतना डिस्प्लेसमेंट अंडरगो करने के बाद इसके पास एक फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई, तो somehow ये work done must be related to this initial velocity and final velocity, since work done directly proportional होता है force के and that is proportional to mass। यहाँ से हमें मिल गया कुछ ऐसा relation होगा of work, mass and the final and initial velocities। अब देखो work हो रहा है तभी तो ये force work कर रहा है, तभी तो ये velocity change करी है। work नहीं होता तो acceleration नहीं होता, ना acceleration नहीं होता तो velocity change नहीं होती, इतना तो सबको पता है। बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस एक्सप्रेशन इज कि सिंस ये वर्क इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट यानी कि एक रादर डिफरेंट वेलोसिटी एंड मोमेंटम तक ले जा रहे, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि दिस वाला टर्म कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है इस ऑब्जेक्ट की फाइनल स्टेट को, एंड ये वाला टर्म तो रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट को, इनिशियल वेलोसिटी भी m थी, फाइनल भी m थी, लेकिन ये vf एंड vi डिफर कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली देखूं, दिस इज समथिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ टर्म जो कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल स्टेट को डिफाइन करे माइनस द सेम टर्म फॉर द इनिशियल स्टेट, एंड इसे हम लोग वर्क डन कहते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा नंबर एसोसिएट कर सकते हैं इस पार्टिकल से जो कि इसकी किसी भी पॉइंट इन टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली इसकी स्पीड को, क्योंकि vf एंड vi आर स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिया गया था, सो दैट इज ऑब्वियसली द स्पीड हियर। तो यहाँ पे देखने स्केलर टर्म्स लिख रहे हैं, एंड दैट इज हाउ कंसेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसी भी इंस्टेंट पे जब ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो स्पीड होती है वो v माना, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसे k लिख सकते हो या फिर के ई लिख सकते हो। चलो यहाँ पे हियर फॉर अ मोमेंट के ई लिख देते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड स्पीड v, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जाता है। सस वी गॉट इट फ्रॉम हियर ओनली, जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे थे दैट दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, एक काइंड की स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिखता हूँ तो वर्क डन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, एंड हाँ लिख सकता हूँ दिस थ्योरम इज कॉल्ड वर्क एनर्जी या फिर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। एंड अब ऐसा नहीं है कि दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको यू कैन आल्सो राइट एज दिस शॉर्ट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा नहीं है कि दिस विल बी वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड ओनली कि यहाँ पे जो थीटा है द एंगल बिटवीन देम दिस इज 0 डिग्री मतलब cos थीटा 1, दिस विल बी वैलिड इन एनी सिचुएशन जब तक आपके पास लेट्स से as long as you're considering this kind of cases, मतलब it is just valid in general। तो ये एक जनरल इक्वेशन है। अब हाउ डू यू प्रूव इट कि ये बेसिकली सारे केसेस में वैलिड होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एजम्पशंस कितने लिए, एक तो एजम्पशन लिया कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब वेक्टर एफ के अलावा यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो एक तो हमारे एजम्पशन ये हो गया कि हमें पता नहीं है कि ये फ्रिक्शन जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा वहाँ पे एक्ट करेगा कि नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स या फिर दूसरे फोर्सेस। तो एक हमें ये चेक करना है जब फ्रिक्शनल फोर्सेस या फिर दूसरे फोर्सेस होंगे तब ये काम करेगा कि नहीं। दूसरा क्या है, व्हाट इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री ना हो एंड आपके पास cos थीटा की वैल्यू कुछ हो दैट w इज इक्वल टू f s cos थीटा रादर देन fs, उस केस में क्या इक्वेशन काम करेगा। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, आफ्टर दैट यू कैन सी व्हाट इफ f इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम या फिर और अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, टाइम या फिर डिस्टेंस का कोई फंक्शन है, उस केस में बेसिकली क्या होगा।
तो एक्चुअल में इफ यू आर ट्राइंग टू प्रूव इट, अगर फ्रिक्शनल फोर्स या फिर कोई दूसरी भी फोर्स है जो कि यहाँ पे एक्ट करिए, ऑल यू हैव टू डू इज कि यहाँ पे फिर जो आप वर्क डन लिख रहे हो, दिस इज नॉट द वर्क डन ड्यू टू द फोर्स एफ, ये टोटल वर्क डन है, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या फिर किसी भी ड्यूरेशन में अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हो, दैट विल नॉट बी इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स एफ, ये होगा द वर्क डन, द नेट वर्क डन दैट यू हैव ओवर हियर, मतलब वर्क डन ड्यू टू बोथ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस फोर्स। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, या तो आप पहले ये एफ एस या फिर एफ एस कॉस थीटा जो भी है निकाल लो, देन यू कैलकुलेट ये जो नेगेटिव वर्क फ्रिक्शन कर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले नेट फोर्स ले लो फिर यू कैलकुलेट द वर्क डन, एंड आपको पता चलेगा कि दिस स्टिल होल्ड्स। सो दैट इज वन प्रूफ दैट दिस इज अ जनरल इक्वेशन। अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है उस केस में क्या होगा, तो अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है, सो दिस डजंट एक्चुअली ब्रिंग मच चेंज, ये ज्यादा चेंज क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि उस केस में आप देख सकते हो कि W आप लिखोगे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा लिख दोगे, तो उस केस में अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, व्हेन यू विल राइट W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा, सो S विल बी इक्वल टू व्हाट, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2A, दैट इज S। तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपको फाइनली क्या मिलेगा, द वर्क डन विच इज एफ एस कॉस थीटा। आप ऐसे इक्वेट कर सकते हो, एक्सेप्ट यहाँ पे कॉस थीटा वाला टर्म आ सकता है, बट व्हाट यू कैन डू इज अगर आप इन वेक्टर्स को भी रिजॉल्व कर दो, यहाँ पे कॉस थीटा मतलब एक सिंगल एक्सिस देख लो, तो एट द एंड आपको क्या मिल रहा है कि जो टोटल वर्क डन होगा वो इवन इफ देयर इज सम एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये अभी भी काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv स्क्वायर के चेंज के इक्वल है। तो इवन दो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री तब भी इक्वेशन काम करता है, एंड अगर f इज सम फंक्शन ऑफ टाइम या फिर डिस्टेंस तब क्या होगा, चलो डिस्टेंस देख लेते हैं, यहाँ पे पोजीशन देख लेते हैं, देन यू विल राइट w इक्वल्स इंटीग्रल f ds या फिर f dx f dr जो भी आप लिख रहे हो। तो उस केस में ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट विल बी नॉट एज सिंपल एज दिस कि आप इसे vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2a लिख सकते हो, इट डेफिनेटली विल नॉट बी, लेकिन देन इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, हमें क्या पता है, इन दैट केस यू कैन अगेन सी जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द इंटीग्रल v dt, से इंटीग्रल v dt लिख सकते हैं, या फिर इसे डबल इंटीग्रल एक्सेलरेशन टाइम्स में टाइम का कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड अगेन आपको क्या मिल रहा है, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट सच अ काइंड ऑफ डबल इंटीग्रल, लेकिन अगर आप यहाँ पे बेसिकली फोकस करो तो फोर्स को अगेन मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो मास से डिवाइड करके आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या फिर पोजीशन मिल सकता है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पोजीशन मिल सकता है, तो उसे इंटीग्रेट करके यू कैन गेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज ऑब्वियसली समथिंग दैट यू कैन डू। तो यहाँ पे बाय इंटीग्रेटिंग इट थ्रू दिस ऑल कैलकुलस आपको क्या मिलेगा, दैट द वर्क डन व्हिच इज अ फोर्स व्हिच इज द इंटीग्रल ऑफ अ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन इटसेल्फ फ्रॉम सम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, क्या होगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो समहाउ यू कैन सी इवन दो दिस इज द केस, अभी भी मतलब हम लोगों ने ये तीनों असम्पशंस लिए ताकि हम लोग इजिली वी कैन अराइव एट वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, बट अगर हम लोगों ने ये तीनों assumptions नहीं भी लिए होते तब भी यू कैन सी दैट द वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर आता है कि अगर मास कांस्टेंट नहीं होता, तो अगर मास कांस्टेंट नहीं है देन नन ऑफ इट एक्चुअली होल्ड्स, क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है वहां पे न्यूटनियन मैकेनिक्स होल्ड नहीं करता है ऑब्वियसली। लेकिन अगर f इक्वल्स dt बाई dt वाला वर्जन देखें, तो जब f इक्वल्स आप इस f को आप रादर देन मास टाइम्स एक्सेलरेशन मोमेंटम के टर्म्स में लिखोगे यू कैन अराइव एट दैट। तो आप जो भी हम लोगों ने यहाँ पे assumptions कंसिडर किए, इवन दो वी डिड इट जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस काइंड ऑफ डेरिवेशन, लेकिन बिना इन assumptions के भी आप देख सकते हो इन अ जनरल केस आप इस जनरल इक्वेशन द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब नेट वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी स्टेट में क्या है, हाफ टाइम्स मास ऑफ द पार्टिकल टाइम्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल स्क्वायर, इसकी भी डायमेंशंस आर ml स्क्वायर t पावर -2, एंड उसके अलावा आप क्या देख सकते हो, इसके भी यूनिट्स आर जूल्स, एंड हियर v इज द स्पीड। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी रादर देन अ वेक्टर,
That was my today's video on work energy theorem and kinetic energy. That was all for today, and thanks to you all this.